तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मेरा मेन पर्पज़ यही है कि आप इंडिया से आते हो, इंडिया में बहुत सारे एजेंट बैठे हैं और हर एजेंट का अपना काम करने का तरीका है। कुछ एजेंट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, एक को एक स्टेप बताएंगे। कुछ एजेंट है जो सिर्फ आपको फॉर्मली बता देंगे भाई इतने पैसे लागेंगे, तेरा वीज़ा आ जाएगा। स्टूडेंट भी दो तरह के हैं, जो सीरियस हैं एजुकेशन के लिए, दूसरे ऐसे हैं जिनको सिर्फ वीज़ा चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं है एजुकेशन से। आपको चाहे एजुकेशन से मतलब हो या ना हो, लेकिन एजेंट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अगर एजेंट गलत चुन लिया तो बहुत सारे पैसे ख़राब हो सकते हैं, बहुत सारा दिमाग है जो ख़राब होगा। और इस प्रोसेस में सिर्फ आप अपनी पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हुए हैं और भी बहुत लोग इन्वॉल्व हुए हैं। किसी से पैसे ले लिए, कहीं से उठा रखे, सो पंगे। तो उस केस में एजेंट को कैसे चूज़ करें भाई, बेस्ट एजेंट कौन है। मैं जब अपना एडमिशन के लिए मैं एजेंट चूज़ कर रहा था, मैंने बहुत एजेंटों से बात करी, जो इंडिया में बैठे हैं उनसे, जो इंडिया के बड़े शहरों में बैठे हैं उनसे, जो ऑनलाइन इंडिया में बैठे हैं उनसे, जो ऑनलाइन यूके में बैठे हैं उनसे। सबसे बात करके सारे एक्सपीरियंस कैप्चर करके मेरे को जो मुझे लगता है मैं वो आपके साथ शेयर करूँगा। बेस्ट एजेंट वो है जो आपकी सॉरी बेस्ट एजेंट वो है जो आपकी एडमिशन पूरे प्रोसेस को आपको स्टेप बाय स्टेप आपको बताए और आपको ये अवेयर कराए कि यहाँ पे हमने आपका अप्लाई कर दिया है, यहाँ से आपका ऑफ़र लेटर आ गया, यहाँ से नहीं आया है। जहाँ से नहीं आया है तो उसके पैरेलली और 3-4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करके चले और आपको एक ही बार में पूरा बताए कि इतने पैसे यहाँ से यहाँ तक लगेंगे, अप्लाई करने के बाद से वीज़ा आने तक इतने पैसे आपके लग जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आप कंट्री में मूव करोगे, यूके मूव करोगे तो वहाँ तक आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, हर बात आपको क्लियर कट करके बताए। जो एजेंट आपको आधी बात बताओ आधी नहीं बताओ, उस एजेंट के पास मत जाओ। कोशिश करो ऐसा एजेंट ढूंढो जो आपके आसपास हो और जो थोड़ा सा ज़बान का पक्का हो। जो लोकल एजेंट हैं वो अच्छे हैं, बहुत अच्छे एजेंट मेरे को ऐसे मिले, मेरे लोकल में बहुत अच्छे एजेंट हैं। बस दिक्कत ये है कि कई बार लोग ये सोच लें कि बड़े शहर में बैठा है तो वो बहुत अच्छा एजेंट होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। एजेंट की इस मार्केट में बहुत लोग हैं जो ठग हैं और बड़े वाले ठग हैं। मतलब वो बंदे को देख के ये मेज़र करते कि हाँ 3 लाख आएंगे सीधा यहाँ से। तो उस तरह के लोगों से बचो। बचने का क्या तरीका है, इन्फॉर्मेशन भाई। सही इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यूके के प्रोसेस में मेरे को जहाँ तक मेरे को नॉलेज है, आई एम श्योर कि वही प्रोसेस है, उसके अलावा कुछ है नहीं इसमें। ऐसा कि भाई एजेंट कई बार का ना गलत इन्फॉर्मेशन दे दे, हर पैसे ख़राब हो जाओ। मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आप अप्लाई करोगे यूनिवर्सिटी में। जैसे अभी फ़ैब का महीना चल रहा है और आपको एडमिशन लेना सितंबर में, सबसे बड़ा इंटेक है सितंबर का। उसमें आपको, मैंने अप्लाई किया था मार्च में अप्रैल में। इस मार्च अप्रैल के महीने में करोगे, आपके पास प्लेंटी टाइम है, बहुत टाइम है। आप लास्ट के 2 महीने ऐसे बच जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा करें क्या। तो आप मार्च में कर लो अप्लाई, अप्रैल में कर लो, मई तक कर लो, तो भी आपको सितंबर इनटेक मिल जाता है। और किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करोगे, 2 तरह के ऑफर लेटर जनरेट करती है। एक होता है अनकंडीशनल, एक कंडीशनल। अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ओके हैं, आइल्स का अच्छा स्कोर है, पीटी का स्कोर अच्छा है, तो आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर मिल जाता है। किसी केस में नहीं मिलता, उस केस में क्या होगा कि वो कंडीशन लगा देंगे। कंडीशन 2 तरह की होती है, एक एकेडमिक की और एक होती है इंग्लिश लैंग्वेज की। या तो आपके आइल्स में स्कोर कम है, या फिर आपके एकेडमिक्स में कोई डॉक्यूमेंट पूरा नहीं है, या डीएमसी नहीं है, या फिर जैसे पूरी डिग्री कर ली तो उसके बाद में एक प्रोविजनल डिग्री मिलती है। जो बच्चे जिनका कोई गैप नहीं है, रिसेंटली ईयर में पास हुए हैं, तो उनके पास डिग्री नहीं होती, प्रोविजनल डिग्री होती है। तो किसी ने वो नहीं दी तो उसको मांग लेते हैं। तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपने पूरे करके देने होगा। जब डॉक्यूमेंट पूरे हो गए तो आपका जो कंडीशनल ऑफर लेटर था वो अनकंडीशनल में कन्वर्ट हो जाएगा। और अनकंडीशनल ऑफर लेटर पर जो भी बात लिखी गई है, अगर उस पर फीस लिखी गई है 16,000, तो 16,000 ही मानी जाएगी आखिर तक। अगर उस पर फीस लिखी गई है 18,500 या 17,500, 14,500, जो भी फीस लिखी गई है, वही फीस आपकी यूनिवर्सिटी लेगी। अगर उसके बाद अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद अगर फ़ीस बदल जाती है, एजेंट बोलता है कि फ़ीस कुछ और होगी है, या यूनिवर्सिटी बोलती है कुछ और होगी है, नहीं, आप आर्ग्यू कर सकते हो और यूनिवर्सिटी को बताओगे कि जो आपका कंडीशनल लेटर है उस पर जो फ़ीस थी, मैं उसी के बेसिस पे मैंने डिसीज़न लिया था और मैं उतनी ही फ़ीस पे करूँगा। और बाद में हार के कोई भी यूनिवर्सिटी वो मानती है। मेरे केस में माननी थी। और बहुत लड़के ऐसे हैं मेरी क्लास में जिनने 18,500 फीस भरी है और हमने 16 भरी है। देख लो, 2.5 लाख का फ़र्क है। जस्ट
कि भाई उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं थी या फिर वो सही बात पे अड़े नहीं थे। जो अड़ गए थे उनके पैसे वो कम हो गए, और वो इंटरनेशनल स्टूडेंट को स्कॉलरशिप मिलनी थी, वो किसी ने बात नहीं की, किसी का एजेंट नकली था, इस वजह से वो नहीं मिली। दूसरी बात, अब आपका अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ गया, आपने प्री रजिस्ट्रेशन डाल दिया। प्री रजिस्ट्रेशन अराउंड किसी यूनिवर्सिटी में 3 लाख होता है, किसी में हाफ फी होती है, वो डाल दिया। उसके बाद फिर आपने शो मनी करनी है। शो मनी का सीधा क्राइटेरिया शो मनी के लिए क्या है कि भाई आपने अगर यूनिवर्सिटी आपकी लंदन में है, सेंट्रल लंदन में है या फिर इनर लंदन में है, इन दो एरिया में है, तो आपका लिविंग कॉस्ट होगी 12 लाख। जितनी आपने फ़ीस भर दी है प्लस जितनी बची हुई है उतना जोड़ लो। अगर मान ले 16 लाख फीस है और 12 लाख लिविंग कॉस्ट होगी, तो 8 लाख रुपए जो हुए वो आपने फीस डिपॉजिट कर दी है और 8 बच गई है, तो 12 और 8 20, इतने पैसे शो करने हैं अकाउंट में 28 दिन पुराने। शो कैसे करने हुए हैं कि अकाउंट में जमा करा दिए, वो 28 दिन पुराने हो गए। मान लिया मैंने 1 मार्च को जमा कराए और 31 मार्च को मैं स्टेटमेंट निकलवा के ले आया, उनसे लिखवा के ले आया कि पिछले 28 दिन से मेरे अकाउंट में इतना बैलेंस मेंटेन हो रखा है। वो कोई भी लिख के दे दे है, SBI होगा, एक्सिस होगा, ICI होगा, HDFC होगा, इंडिया में जितने बैंक है सब लिख के दे देते हैं, उनको जाके सिर्फ बोलना है। वही बैंक स्टेटमेंट है। बैंक स्टेटमेंट आ गई, उसके बाद एक फॉर्म होता है कास्ट लेटर का। हर यूनिवर्सिटी कास्ट लेटर का एक लिंक जनरेट करके देगी आपको, और आप उस पर पूरा फॉर्म लिखोगे, पूरे फॉर्म में सारी डिटेल भरोगे, तो उस पर जो वो आप बैंक से निकलवा के लेकर आए थे बैंक स्टेटमेंट, वो उसके साथ अपलोड हो जाओगी। फिर आपका कास्ट लेटर जनरेट होगा। कास्ट लेटर क्या होता है? कास्ट लेटर है यूनिवर्सिटी ने आपको स्पॉन्सर किया है इतने टाइम पीरियड के लिए कि आप यूके में इतने टाइम पीरियड के लिए एज अ स्टूडेंट टीयर 4 वीज़ा पे हैं। टीयर 4 वीज़ा स्टूडेंट वीज़ा कंसीडर करते हैं, टीयर 2 वर्क वीज़ा होता है। तो टीयर 4 वीज़ा पे आप हैं, और आप इस पीरियड में यहाँ से यहाँ लाइक सितंबर से लेकर के, और उसके बाद 1 साल अगला सितंबर, उसके बाद 4-5 महीने और मिलते हैं। ये 1.5 साल का आपको एक BRP कार्ड मिलेगा। ये कास्ट लेटर मिल गया, उसके बाद आपने फिर कास्ट लेटर जो है वो स्पॉन्सरशिप लेटर है, उसके बाद आप जाओगे वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। वीज़ा के लिए जब अप्लाई करोगे वहाँ पे कास्ट लेटर की सारी डिटेल डालेंगे, और कास्ट लेटर में जो फीस है, जो भी नाम लिखा है, सारी चीज़ें वही आगे आपकी यूनिवर्सिटी में फॉरवर्ड होंगी। वही डाटा आपका हर जगह मैच किया जाएगा। और यहाँ पे अगर कोई गलती हो जाती है, अगर आपकी फ़ीस थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती है, अगर कास्ट लेटर में जितनी फ़ीस लिखी गई ना, यूनिवर्सिटी यहाँ आने के बाद उतनी ही फ़ीस लेगी। अगर उस पर 16 लिखी तो 16, 18,500 तो 18,500, वो चेंज नहीं होगी। वेरी रेयर केसेस में, मेरे साथ के एक लड़के ही चेंज हुए थे, और वो भी पता नहीं उसकी किस्मत थी होगी, नहीं तो नहीं होती भाई चेंज। और ये यहाँ पर फ़ीस जमा होगी, उसके बाद कास्ट लेटर आ गया। कास्ट के बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर दोगे। यूके का वीज़ा 25 से 26 वर्किंग डेज़ में आ जाता है, बल्कि 22 वर्किंग डेज़ में भी आ जाता है। मेरा 28 दिनों में आ गया था, वर्किंग नॉन वर्किंग दोनों मिला करके, और ये स्टैंडर्ड वीज़ा था। और अगर आप और प्रायोरिटी सुपर प्रायोरिटी में डालोगे वो आपकी है। लेकिन अगर सितंबर इनटेक में आ रहे हो, एक बात और आप ध्यान रखो, सितंबर इनटेक में बहुत जो एयरलाइन है उसकी टिकट बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। उस केस में आप ये करो कि अगर आपको लगता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट ठीक हैं, कास्ट लेटर आ गया है, और महीना चल रहा है कि कहीं पे जून के आसपास का, जुलाई के आसपास का, और आपको लगता है कि सारी चीज़ें ठीक है, वीज़ा भी आ जाएगा, उस केस में कोई भी 30-40 हज़ार की उस टाइम पर जो टिकट होगी सितंबर महीने की, वो बुक करके बैठ जाओ। क्योंकि अगर उस टाइम पर आप बुक नहीं करोगे और सितंबर में आके बुक करोगे, तो भाई साहब 1 लाख से कम की टिकट ही नहीं मिलेगी अगर आप डायरेक्ट फ़्लाइट में आ रहे हो तो। और जो बंदे पहले ट्रैवल नहीं करे उनसे पूछ के देखो कि वो फिर डायरेक्ट ही कंसीडर करते हैं। फिर कोई ये नहीं चाहता कि बीच में दुबई रुके और वहाँ रुके, उसके लिए अलग से वीज़ा लेना पड़ा, वो एक अलग हेडेक है। तो सब यही कोशिश करते हैं कि डायरेक्ट फ़्लाइट में आए। डायरेक्ट फ़्लाइट में भाई एक 20 भी रेट है, एक 40 भी रेट है, एक 10 भी रेट है, और 1 लाख भी है। तो मिलने के तो इससे कम भी मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा ही मिलती है। ठीक है, तो मोटा मोटा प्रोसेस ये है। अगर कोई इसमें डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट में मेरे को बता दो कि ये भाई हमारे साथ ये होगा या फिर वो चल रहा है, अब ये स्टेप के बाद क्या होगा, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। यहाँ आने के बाद क्या हुआ है, उन डॉक्यूमेंट्स को कैसे आप एडजस्ट करोगे। इस कंट्री में रहने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप डॉक्यूमेंट पूरे करके रखो। डॉक्यूमेंट पूरे होंगे तो आपको जॉब मिल जाएगी, आपकी यूनिवर्सिटी भी आपको कंसीडर करेगी। आपका जो स्टूडेंट वीज़ा है, आप लोग यहाँ करके सोचो उसको कन्वर्ट करा ले, वो करा ले, जुगाड़ लगा ले, वो सिर्फ जुगाड़ ही है, फिर हमेशा टेंशन में रहोगे।
सिर्फ अच्छे से अच्छे अपने डॉक्यूमेंट पूरे कर कर रखो, किसी भी फ्रॉड के चक्कर में मत पड़ो, तो यहाँ पे जीवन थोड़ा सा सुखद है। बाकी तो ठीक है, कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट में पूछ लो और सब्सक्राइब कर लो। चैनल अच्छा है, इन्फॉर्मेशन मैं आपको पूरी देता रहूँगा। इसके बाद जो और वीडियोस आऊँगी उनमें और जो इसका फर्दर प्रोसेस है वो और मैं आपको माइक्रो लेवल पर बारीकी से बता दूँगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।